हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 साइंस में चैप्टर नंबर 9 हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। देखो इस टॉपिक में आपको देखो चैप्टर की हेडिंग में साफ साफ दिख रहा है कि दो टर्म्स है, एक हेरिडिटी और एक इवोल्यूशन। जो पहली टर्म है वो बायो में या साइंस में जेनेटिक्स के अंदर में आती है और दूसरा है इवोल्यूशन। इन दोनों को अपन को इस चैप्टर में करना है, तो अपन कह सकते हैं चैप्टर के दो कंटेंट है। एक में हेरिडिटी मतलब जेनेटिक्स के बारे में स्टडी करेंगे और दूसरे में इवोल्यूशन। तो पहले अपन लेते हैं जेनेटिक्स। इसी टॉपिक के अंदर हेरिडिटी और वेरिएशन दो चीजें आती है जिसको अपन को समझना है। तो देखो जेनेटिक्स क्या होता है, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी हेरिडिटी एंड वेरिएशन। बायो की या साइंस की वो ब्रांच जिसमें अपन दो चीजों के बारे में डिटेल स्टडी करते हैं, हेरिडिटी के बारे में और वेरिएशंस के बारे में, उसे अपन जेनेटिक्स कहते हैं। अब हेरिडिटी होता क्या है, तो ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, उसे अपन क्या कहते हैं, हेरिडिटी कहते हैं। इसे समझिए, देखो एक ह्यूमन की जो नेक्स्ट जनरेशन होती है वो पेरेंट से कुछ अलग दिख सकती है लेकिन होती तो ह्यूमन है। एक डॉग की जो नेक्स्ट जनरेशन होती है वो डॉग ही होती है। एक मैंगो के ट्री पे मैंगो ही लगता है। अब ये सब चीजें क्यों हो रही है, क्योंकि जब नेक्स्ट जनरेशन बनती है तो जो पेरेंट होते हैं वो नेक्स्ट जनरेशन बनाने के लिए करेक्टर को क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, जिससे नेक्स्ट जनरेशन उस ऑर्गेनिज्म के जैसी होती है। हालांकि कुछ डिफरेंसेज होते हैं लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो उस ऑर्गेनिज्म के जैसी होती है। तो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में करेक्टर का जाना, या जो पहली जनरेशन है उसे पेरेंट कहेंगे, उसकी जो नेक्स्ट जनरेशन है उसे ऑफ स्प्रिंग कहेंगे। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि करेक्टर का पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग में जाना क्या कहलाता है, हेरिडिटी। एक चीज मैं क्लियर कर देता हूं, कुछ टीचर्स या कुछ बुक्स में भी ऐसा लिखा हुआ है, उसमें गलत भी नहीं है, कि करेक्टर का एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाना इनहेरिटेंस कहलाता है और इस इनहेरिटेंस की स्टडी करना हेरिडिटी कहलाता है। खाली इनहेरिटेंस की स्टडी करना, ठीक है। नेक्स्ट है वेरिएशन। जब एक ऑर्गेनिज्म से दूसरा ऑर्गेनिज्म बनता है तो करेक्टर ट्रांसफर होते हैं, इसको हेरिडिटी कहते हैं। लेकिन जब नेक्स्ट जनरेशन आती है तो उसमें पेरेंट जनरेशन के कंपेयर में कुछ डिफरेंसेज भी होते हैं, कुछ अलग भी दिखती है। क्या अपन अपने पेरेंट के हूबहू सेम दिखते हैं, आंसर है नहीं, कुछ अपन में अलग है। तो वो डिफरेंसेज क्या कहलाती है, वेरिएशंस कहलाती है। जैसे आप इस डायग्राम से समझ सकते हैं, ये एक ऑर्गेनिज्म के मान लेते हैं अपन चार फीचर है कि ये सेंटर वाला जो सर्कल है वो एक, टॉप में जो ये ओवल बनाया हुआ, इधर ओवल बनाया हुआ और इधर ओवल बनाया हुआ, ये चार फीचर्स है। जब नेक्स्ट जनरेशन बनी तो अगर मैं ओवरऑल देखूं तो ये नेक्स्ट जनरेशन शेप वाइज पेरेंट के जैसी की जैसी दिख रही, और ये किसकी वजह से हुआ, क्योंकि करेक्टर ट्रांसफर हुए थे, मतलब हेरिडिटी हुई थी। लेकिन जो नेक्स्ट जनरेशन बनी क्या वो पेरेंट के हूबहू सेम है, आंसर है नहीं। देखो यहां पर रेड हो गया जबकि पहले कैसा था, ग्रीन, तो ये वेरिएशन है। अगर इसको कंपेयर करूं तो यहां पर ऊपर रेड हो गया जबकि यहां क्या था, ग्रीन, तो ये भी वेरिएशन है। अगर मैं इन दोनों को आपस में कंपेयर करूं तो ये भी अलग अलग है, ये भी वेरिएशन है। तो वेरिएशंस क्या होती है, डिफरेंस और डिसिमिलरिटी इन ऑफ स्प्रिंग ऑफ सेम पेरेंट। इसी पेरेंट की ये दोनों ऑफ स्प्रिंग है लेकिन दोनों थोड़ी थोड़ी अलग दिख रही है, इसे वेरिएशंस कहते हैं। और ये दोनों ऑफ स्प्रिंग फ्रॉम पेरेंट से भी कुछ डिफरेंसेस शो करते हैं, ये पेरेंट से भी कुछ अलग है, तो इन दोनों चीजों को वेरिएशंस कहते हैं। और हेरिडिटी और वेरिएशंस को कलेक्टिवली स्टडी करना क्या कहलाता है, जेनेटिक्स कहलाता है। अब जब अपना चैप्टर आगे बढ़ता है तो चैप्टर की सबसे पहली हेडिंग अगर आप बुक में देखेंगे तो एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशंस ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन है। अब अपन इस टॉपिक को तीन छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करते हैं। पहला है कि वेरिएशंस बनती कैसे, तो वेरिएशंस बनती है, सिंपल लाइन आंसर है, रिप्रोडक्शन के दौरान। जब रिप्रोडक्शन होता है जिससे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन बनती है, उसी दौरान क्या हो जाता है, वेरिएशंस आती है। अब कैसे आती है उसको समझने के लिए पहले अपन को यह समझना होगा कि रिप्रोडक्शन दो तरीके से होता है। एक जिसमें एक ही ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट करके नेक्स्ट जनरेशन बनाता है जिसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, और जिसमें दो ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट करते हैं उसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। एक एक करके दोनों को देखते हैं कि उनमें वेरिएशंस किस तरीके से आती है। तो देखो जब एक ही ऑर्गेनिज्म, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है यूनिपेरेंटल रिप्रोडक्शन है, मान लेते हैं कि ये एक ऑर्गेनिज्म है, जब इसको नेक्स्ट जनरेशन बनानी होगी तो ये अपने अंदर जो कैरेक्टर है उनकी इंफॉर्मेशन को कॉपी करेगा। बेसिकली वो सारी इंफॉर्मेशन होती है डीएनए में, और डीएनए को क्या करेगा, कॉपी करके नेक्स्ट जनरेशन में भेजेगा ताकि नेक्स्ट जनरेशन भी बन सके। और जब ये कॉपी एक ही ऑर्गेनिज्म से हो रही है तो चांसेज है कि नेक्स्ट जनरेशन पेरेंट जनरेशन के हूबहू सेम होती है।
जब आप 12th में जाते हैं तो बायो में पढ़ाते हैं कि नेक्स्ट जनरेशन को क्लोन कहते हैं। किसकी नेक्स्ट जनरेशन को? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, क्योंकि उनमें कोई वेरिएशंस नहीं होती। लेकिन कभी कभार कुछ वेरिएशंस आ सकती है, अपनी बुक में लिखा हुआ है, और वो वेरिएशंस आती है कि जब यहाँ डीएनए की कॉपी हो रही थी नेक्स्ट जनरेशन में जाने के लिए, तो उसमें कुछ इनएक्यूरेसी रह सकती, कुछ एरर रह सकती, उसकी वजह से वेरिएशंस आती है। तो पहला रिप्रोडक्शन का मोड कौन सा है? एसेक्सुअल, जो यूनिपेरेंटल होता है। और यही वजह की वेरी स्मॉल वेरिएशन, नई वेरिएशंस भी लिख सकते हैं कि कोई वेरिएशंस नहीं है। और इट अकर, अगर वेरिएशंस होती है थोड़ी बहुत, तो वो क्यों होती है कि डीएनए कॉपी में क्या रहती है? एरर रह जाती है। नेक्स्ट अपन लेते हैं सेकंड अपना कौन सा था? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो दो पेरेंट इन्वॉल्व होता है। तो पहली तो वेरिएशंस का यही कारण है कि दो ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मटेरियल, बोले तो डीएनए मिक्स होगा, एक साथ आएगा, तो वेरिएशंस का कारण हो गया, ठीक है। दूसरा, जब ये नेक्स्ट जनरेशन बनाते हैं तो अपनी अपनी तरफ से एक एक सेल बनाते हैं, और उस सेल में अपना जो भी इंफॉर्मेशन देना है, जो भी कैरेक्टर ट्रांसफर करने हैं, वो डाल देते हैं। इनको कहते हैं गैमेट। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट बनते हैं। फिर ये गैमेट क्या होते हैं? फ्यूज भी होते हैं। तो जब फ्यूज होंगे तो दोनों की जो इंफॉर्मेशन है, दोनों का जो डीएनए एक साथ एक सेल में आ गया, दोनों का जेनेटिक मटेरियल एक साथ में आ गया, तो वेरिएशंस होगी, क्योंकि दो जनों की इंफॉर्मेशन है। एक और चीज, जब गैमेट बनता है तो देखो सेल डिवीजन आप अच्छे से कभी समझाएंगे। सेल डिवीजन दो तरीके का होता है, एक मियोसिस और एक माइटोसिस। मियोसिस गैमेट बनते समय होता है। अभी आप सिर्फ इतना याद रखें कि इसमें मियोसिस होता है, और जब मियोसिस होता है तो जो एक सेल के क्रोमोसोम जो होते हैं, सपोज करो ये दो क्रोमोसोम है, तो अपने थोड़ा थोड़ा टुकड़ा एक्सचेंज कर लेते हैं। इसका इस पे आ जाता है और इसका इस पे आ जाता है। इसको कहते हैं क्रॉसिंग ओवर, और इस वजह से भी वेरिएशंस आती है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाई पेरेंटल है, वेरिएशंस का पहला कारण। गैमेट बनकर फ्यूज होते हैं, वो दूसरा कारण। मियोसिस से गैमेट बनते हैं जिसमें क्रॉसिंग ओवर होता है, ये तीसरा कारण। और इन सब कारण से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ज्यादा वेरिएशंस आती है। तो वेरिएशंस आने का कारण रिप्रोडक्शन है। एसेक्सुअल में कारण है कि एरर हो जाती है डीएनए कॉपी में। सेक्सुअल में कारण है कि बाई पेरेंटल है, गैमेट फॉर्म होते हैं मियोसिस से, उसमें क्रॉसिंग ओवर होता है, फिर फ्यूज होते हैं। तो ये सब कारण है वेरिएशंस के। एसेक्सुअल में वेरिएशंस कम आती है, सेक्सुअल में ज्यादा आती है। नेक्स्ट है हाउ वेरिएशन एक्यूमुलेटेड। ये वेरिएशन एक्यूमुलेट कैसे होती है, मतलब इकट्ठा कैसे होती जाती है? तो एकदम सिंपल सा है कि इस जनरेशन से जब ये जनरेशन बनी तो इसमें देखो थोड़ी सी ये क्या आ गई? वेरिएशंस आ गई। अब ये ऑर्गेनिज्म जब अपनी नेक्स्ट जनरेशन बनाएगा तो अपने कैरेक्टर ट्रांसफर करेगा, इसका मतलब ये वेरिएशंस भी ट्रांसफर कर देगा। तो नेक्स्ट जनरेशन में ये वाली वेरिएशंस तो है ही है, साथ में उसकी खुद की कुछ नई वेरिएशंस भी होगी, तो दोनों वेरिएशन जुड़ गई। तो नेक्स्ट जनरेशन में दो तरह की वेरिएशंस होगी। फिर उसकी नेक्स्ट जनरेशन में वो दोनों वेरिएशंस पास हो जाएगी और कुछ नई वेरिएशंस आएगी। तो जनरेशन आफ्टर जनरेशन वेरिएशन धीरे धीरे ऑर्गेनिज्म में पास होती रहती है। प्रीवियस जनरेशन की भी वेरिएशंस आती रहती है, और खुद नई भी बनाता है। इस तरीके से वेरिएशंस इकट्ठा होती है। व्हेन पेरेंट्स रिप्रोड्यूस दे प्रोड्यूस नेक्स्ट जनरेशन व्हेन सर्टेन विद सर्टेन वेरिएशन, उनमें कुछ वेरिएशंस होती है। व्हेन दिस जनरेशन रिप्रोड्यूस टू प्रोड्यूस सेकंड जनरेशन, जब अगली जनरेशन बनाते हैं तो उनमें भी वेरिएशंस होती है, साथ में प्रीवियस जनरेशन की भी वेरिएशंस होती है, और इस तरीके से वेरिएशंस इकट्ठा होती जाती है। ठीक है, कोई तकलीफ नहीं। अपनी बुक में इसी तरीके के डायग्राम से इसे समझाया हुआ है, अपन भी उस डायग्राम को समझते हैं। पहले आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक है। अपन एक एग्जाम्पल से देखते हैं कि वेरिएशंस जो होती है वो कैसे एक्यूमुलेट होती है। तो देखो आप इस डायग्राम में साफ देख पा रहे हैं, ये एक ऑर्गेनिज्म है और इसकी अपन मान लेते हैं कि 4 प्रॉपर्टी है। एक ये वाली, ठीक है, एक ये और एक ये, ठीक है। अब इस ऑर्गेनिज्म की नेक्स्ट जनरेशन बनती है, और देखो ओवरऑल क्राइटेरिया देखा जाए, शेप देखा जाए, तो ये पेरेंट के जैसे ही है। लेकिन अगर इसको पेरेंट से कंपेयर करें तो यहाँ कैसा था? ब्लू कलर था, अब यहाँ कैसा आ चुका है? पिंक। और इसमें यहाँ कैसा आ चुका है? पिंक। तो अगर इन दोनों को मैं आपस में कंपेयर करूं तो ये एक वेरिएशन है, ये ब्लू था, यहाँ पिंक हो गया। और अगर इन दोनों को मैं कंपेयर करूं तो यहाँ ब्लू था, यहाँ पिंक हो गया, ये वेरिएशन है। और अगर इन दोनों ऑफ स्प्रिंग को आपस में कंपेयर करूं तो इनमें भी वेरिएशन है, इस जगह और इस जगह में वेरिएशन है, और इसमें वेरिएशन है। अब ये वेरिएशंस जो इनमें आ चुकी है ये इनके नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होगी। जैसे इस ऑर्गेनिज्म से जब नेक्स्ट जनरेशन बनेगी तो इसी ऑर्गेनिज्म के जैसे कि जैसे इसमें भी यहाँ पर कैसे है? पिंक कलर है, मतलब ये वेरिएशंस जो पेरेंट जनरेशन की वेरिएशंस थी वो इसमें भी आई। और इसके अलावा इनमें खुद में भी कुछ अलग से वेरिएशंस आई है।
तो देखो अगर मैं इसको इससे कंपेयर करूं तो इसके कंपेयर में इनमें दो तरह की वेरिएशंस है, एक इन्होंने खुद ने बनाई है, एक इनके प्रीवियस जनरेशन की थी। ठीक, ऐसा कैसा इसमें भी है। इसमें अगर अपन देखते हैं कि नेक्स्ट जनरेशन जो बन रही है उसमें भी दो वेरिएशंस आ रही है। देखो इसको इससे कंपेयर करें, यहाँ येलो कलर आ गया, इसमें यहाँ येलो कलर आ गया। तो अगर मैं इस वाले को सबसे पहले वाले ऑर्गेनिज्म से कंपेयर करूं तो दो तरह की वेरिएशन है, एक यहाँ पर येलो कलर और यहाँ पिंक कलर। यहाँ पर पिंक कलर जो है ये प्रीवियस जनरेशन की वेरिएशंस थी और यहाँ पर जो येलो कलर है वो इस जनरेशन की वेरिएशंस है। इस तरीके से जब सेकंड जनरेशन आई तो उसमें दो वेरिएशंस हो गए। अब जब ये नेक्स्ट जनरेशन में जाएंगे तो ये दोनों वेरिएशंस पास होगी और नेक्स्ट जनरेशन में खुद की वेरिएशंस भी आएगी। इस तरीके से वेरिएशन इकट्ठा होती जाती। एक चीज जो अपन को अभी समझ लेनी है, जो सबसे पहले ऑर्गेनिज्म लेते हैं उसे कहते हैं पेरेंट जनरेशन, उसकी जो नेक्स्ट जनरेशन होती है उसे कहते हैं F1 जनरेशन। क्या कहते हैं? F1 जनरेशन। और उसकी भी जो नेक्स्ट जनरेशन होगी उसे कहेंगे F2 जनरेशन। तो इन दिस वे वेरिएशंस एक्यूमुलेट एंड पास टू मोर इंडिविजुअल विथ ईच जनरेशन। ठीक है, मतलब वो नेक्स्ट जनरेशन में पास होती रहती है और ज़्यादा इंडिविजुअल में क्या होती है वो वेरिएशंस आती रहती है और हर जनरेशन के साथ वेरिएशंस इकट्ठा होती जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और लेते हैं एडवांटेज ऑफ वेरिएशंस। वेरिएशंस के एडवांटेज क्या है? तो देखो वेरिएशंस जो होती है ये एंश्योर करती है कि स्पीसीज का सर्वाइवल बना रहे। अब ये कैसे? तो देखो टाइम के साथ साथ आसपास का, एक ऑर्गेनिज्म के आसपास का एनवायरनमेंट जो होता है वो चेंज होता रहता है और जैसे जैसे ये एनवायरनमेंट चेंज होगा, अगर उस ऑर्गेनिज्म में भी उस एनवायरनमेंट के साथ चेंजेस नहीं आएंगे तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो जैसे जैसे वेरिएशंस आती है ऑर्गेनिज्म एनवायरनमेंट, जो चेंजिंग एनवायरनमेंट है उसके साथ अच्छे से एडॉप्ट हो पाता है, बेटर एडेप्टेशन शो कर पाता है, जिससे उसके सर्वाइवल चांसेज क्या होते हैं? बढ़ जाते हैं। तो वेरिएशंस एंश्योर स्पीसीज सर्वाइवल एज दे अलाउ द मेंबर टू एडेप्ट टू द चेंजिंग क्लाइमेट और एनवायरमेंटल जो चेंजेज होती है, जो कंडीशन चेंजेज होती है उनके साथ अच्छे से एडॉप्ट हो पाए। नेक्स्ट है डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ वेरिएशन डिफरेंट इंडिविजुअल वुड हैव डिफरेंट काइंड ऑफ एडवांटेज। मतलब ऐसा नहीं है कि वेरिएशंस आने से सबको एक जैसी एडवांटेज मिलती है, अलग अलग मेंबर को अलग अलग तरह की एडवांटेज मिलती है। और फिर जो एनवायरमेंटल फैक्टर होते हैं उनमें किसी एक वेरिएशंस को सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने का यह मतलब अपन आगे इस चैप्टर में नेचुरल सिलेक्शन से पढ़ेंगे, लेकिन अभी ऐसा समझ लो कि अगर एक ऑर्गेनिज्म में कुछ वेरिएशंस आई है और दूसरे ऑर्गेनिज्म में भी कुछ वेरिएशंस आई है, लेकिन पहले वाले ऑर्गेनिज्म की वेरिएशंस कुछ ऐसी है जो एनवायरमेंट को ज्यादा सूट करती है, तो उसके सर्वाइवल चांसेस ज्यादा होंगे कंपेरेटिवली दूसरे के, तो उसके मेंबर बढ़ते जाएंगे। ठीक है, इस चीज को कहते हैं सेलेक्ट करना। तो एनवायरमेंटल जो फैक्टर होते हैं वो उन्हें सेलेक्ट करते हैं, जिसे सम मेंबर हैव मतलब वो क्यों सेलेक्ट करते हैं? क्योंकि उनके पास सर्टेन वेरिएशंस होती है और ये ही सिलेक्शन जो होता है इवोल्यूशन का बेसिस होता है, जिसमें नई स्पीसीज बनती है। इस टॉपिक को अभी लोड ना लें, नेचुरल सिलेक्शन में अपन और डिटेल में समझेंगे। अभी के लिए आप ये समझो कि वेरिएशंस के दो एडवांटेज है। पहला एडवांटेज है कि वो एनवायरमेंट के साथ जो चेंजेज होते हैं उसके साथ बेटर एडेप्टेशन शो करता है, जिसकी वजह से उसके सर्वाइवल चांसेस बढ़ते हैं। और दूसरा एडवांटेज ये है कि ये इवोल्यूशन में क्या करती है? हेल्प करती है। जो धीरे धीरे इकट्ठी होकर वेरिएशंस होती है यही नया इवोल्यूशन करवाती है, मतलब नई स्पीसीज बनवाती है। उसको अपन बाद में देखेंगे। नेक्स्ट है, अपनी बुक में एक क्वेश्चन है कि इफ अ ट्रेट ए एग्जिस्ट इन 10% पॉपुलेशन और बी जो है वो 60% पॉपुलेशन में, और दोनों पॉपुलेशन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करती है, तो ये बताओ कि कौन सा ट्रेट जल्दी आया था? तो देखो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिपेरेंटल होता है तो उसमें वेरिएशंस तो आती नहीं। तो जो ट्रेट ज्यादा ऑफ स्प्रिंग में या ज्यादा नेक्स्ट जनरेशंस में देखने को मिल रहा है या ज्यादा पॉपुलेशन में देखने को मिल रहा है, चांसेस है कि वो पहले आया होगा, और जो कम पॉपुलेशन में देखने को मिल रहा है वो बाद में आया होगा। तो यहां पर दे रखा है कि ट्रेट ए 10% पॉपुलेशन में और ट्रेट बी 60% में। इसका मतलब ट्रेट बी जो है वो जल्दी आया ट्रेट ए के कंपेयर में। ये मैंने यहां लिख दिया कि इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देयर इज अ लिटिल टू नो वेरिएशन, सो ट्रेट व्हिच लाइकली टू हैव अराइज अर्लियर एग्जिस्ट इन मोर पॉपुलेशन। ठीक है, तो ए जो है उसमें कम परसेंटेज में है इसलिए वो बाद में आया, बी पहला है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है करेक्टर और ट्रेट। ये दो वर्ड आपको इस चैप्टर में सुनने को मिलेंगे। तो देखो करेक्टर क्या होता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का कोई भी ऑब्जर्व करने वाला फीचर आप करेक्टर बोल सकते हैं। जैसे आंख का कलर, ये एक करेक्टर हो सकता है।
अपना ईयर लोब जो है वो कैसा है, ये एक करेक्टर हो सकता है, ठीक है। अपनी हाइट कैसी है, वो एक करेक्टर हो सकता है। स्किन का टोन कैसा है, ये एक करेक्टर हो सकता है। तो फिर ट्रेट क्या है, उस पर्टिकुलर करेक्टर के जितने भी फॉर्म्स है वो ट्रेट कहलाएंगे। जैसे मैं कहूं कि आई कलर एक ट्रेट है, आंख का कलर एक करेक्टर है, तो उसके कितने वर्जन होते हैं, कुछ की आंख का कलर जो होता है वो ब्राउन होता है, कुछ का ब्लैक होता है, कुछ का ब्लू भी होता है। तो ये जो अलग अलग फॉर्म्स बोल रहा हूं, ये उस करेक्टर के ट्रेट कहलाएंगे। अगेन और एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हाइट एक करेक्टर है, लेकिन अलग अलग ऑर्गेनिज्म की, मतलब एक ही स्पेसीज में, जैसे अपन ह्यूमन की बात करें तो अलग अलग हाइट होती है, किसी की लंबी होती है, किसी की ड्राफ होती है, तो ये उसके ट्रेट होंगे। एक और एग्जांपल अपनी बुक में दे रखा है, ईयर लोब, कि ईयर लोब क्या है, ये एक करेक्टर है। और दो तरह के ईयर लोब होते हैं, आप बुक में देखना, फोटो दे रखी है। एक फ्री ईयर लोब जो नीचे से ऐसे फ्री होता है, और एक ऐसे चिपका हुआ होता है जिसे कहते हैं अटैच ईयर लोब। तो ईयर लोब तो एक करेक्टर है, और उसकी ये जो दो फॉर्म है या दो वेरिएंट्स है, इसे अपन ट्रेट कहेंगे। वैसे आप ट्रेट और करेक्टर को इंटरचेंज भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इनमें ये फर्क होता है, ठीक है। करेक्टर्स एंड ट्रेट में बी एक्वायर्ड और इनहेरिटेड, मतलब करेक्टर और ट्रेट दो तरीके के हो सकते हैं, एक्वायर्ड भी हो सकते हैं, इनहेरिटेड भी हो सकते हैं। इनहेरिटेड वो होते हैं जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास होते रहते हैं, और एक्वायर्ड वो होते हैं जो एक ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ में अचीव करता है और वो नेक्स्ट जनरेशन में पास नहीं होते। जैसे एक ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी बना ले, मस्त मसल्स बना ले, क्या ये मसल्स बनना नेक्स्ट जनरेशन में पास होगा? नहीं। तो ये एक एक्वायर्ड ट्रेट है, ठीक है। तो ये दो तरह के ट्रेट होते हैं, एक्वायर्ड ट्रेट और इनहेरिटेड ट्रेट। और इन दोनों के बारे में अपन इस चैप्टर में आगे डिटेल में देखेंगे जब अपन इवोल्यूशन वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो अभी आप इतना समझ लीजिए कि कैरेक्टर और ट्रेट दो तरह के होते हैं, एक्वायर्ड और इनहेरिटेड। फिर नेक्स्ट आता है अपने नाम, जिसका नाम है जॉन मेंडल। और ये जो है इनका डेट ऑफ बर्थ जो ईयर था वो 1822 था, और डेट ऑफ जो ईयर ऑफ डेथ है वो 1884 है। ये जो पर्सन है, ये जो है, इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। इन्होंने सबसे पहले इस हेरिडिटी, वेरिएशंस, जेनेटिक्स को समझाने की कोशिश की थी। इस फील्ड में सबसे पहला सिग्निफिकेंट काम किया, और उन्होंने इनहेरिटेंस के लॉ भी दिए जो अपन अभी इस चैप्टर में करने वाले हैं। यही वजह है इन्हें क्या कहते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स। इनके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देखते हैं। पहली इंफॉर्मेशन कि इनका एजुकेशन एक मोनेस्ट्री में हुआ था, और फिर आगे की स्टडी करने ये यूनिवर्सिटी ऑफ वियना गए, और बाद में जब वापस लौटे तो अपनी क्यूरियोसिटी की वो मतलब देखने के लिए कि क्या क्या हो सकता है, इसके लिए इन्होंने मोनेस्ट्री में ही जो गार्डन था वहां पर गार्डन पी, जो अपन मटर खाते हैं, उस पी पर 7 साल वर्क किया, 7 इयर्स उस पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, और फिर उन एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे और अपना जो नॉलेज था साइंस और मैथ्स का, उन दोनों नॉलेज को ब्लेंड करके इन्होंने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिए, कुछ एक्सप्लेन किया, और वो ही अपने क्या कहलाता है, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। अब मेंडल ने किस तरीके के एक्सपेरिमेंट किए, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन अपनी बुक में उसका कुछ कुछ समरी दे रखा है, और कौन से लॉ दिए वो दे रखा है, तो वो अपन समझेंगे, ठीक है। तो पहले आप ये नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। एक चीज मैं यहाँ क्लियर कर देता हूं कि आज के वीडियो में अपन सिर्फ इंट्रोडक्शन लेंगे, ये लॉ क्या थे, इसके एक्सपेरिमेंट क्या थे, ये सब अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। एक देखो, मेंडल के बारे में करने के बाद मेंडल ने, आपने देखा है कि पी प्लांट पे क्या किया था, वर्क किया था। तो पी प्लांट में उसने बहुत सारे कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर चूज किए थे। तो सबसे पहले अपन की बुक में ये एक लाइन लिखी हुई है, कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर। तो इसका मतलब समझते हैं। तो करेक्टर जो एक दूसरे से टोटली डिफरेंट होते हैं, उसे अपोजिट होते हैं, उसे कहते हैं कॉन्ट्रास्ट। जैसे लेंथ की दो वर्जन होंगे, टॉल और ड्राफ, और ये एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है, और दोनों एक साथ नहीं हो सकते। मतलब एक प्लांट टॉल हो सकता है और ठीक उसी समय ड्राफ भी हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है, तो ये कॉन्ट्रास्ट कहलाता है। तो लेंथ करेक्टर है, और ये उसके दो ट्रेट है, और वो भी कैसे ट्रेट है, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट है। तो मेंडल ने पी प्लांट के 7 कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर या ऐसे करेक्टर चूज किए थे जिसके दो दो ट्रेट थे, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट थे, एक दूसरे के अपोजिट थे। कौन कौन से यूज किए? लेंथ, सीड कलर, सीड शेप, पोड कलर, पोड शेप, फ्लावर कलर और फ्लावर की पोजीशन। लेंथ के दो कॉन्ट्रास्टिंग वो ट्रेट थे, टॉल और ड्राफ। सीड कलर के दो थे, येलो और ग्रीन, येलो सीड या ग्रीन सीड। सीड का जो शेप था वो भी दो तरीके का हो सकता था, राउंड और रिंकल्ड।
पोड का कलर भी दो तरीके का हो सकता था, ग्रीन और येलो। पोड का शेप भी दो तरह का हो सकता था, इन्फ्लेटेड और कॉन्स्ट्रिक्ट। फ्लावर कलर भी दो तरीके का होता था, वॉयलेट और वाइट। और फ्लावर पोजीशन भी दो होती थी, एक्सियल और टर्मिनल। इसमें से इस वर्ड को मैं समझा देता हूँ। देखो, अगर मान लेते हैं कि ये प्लांट है और ये इसकी ब्रांच है, तो फ्लावर एक तो यहाँ पर लग सकते हैं और एक यहाँ पर लग सकते हैं। अगर यहाँ लगते हैं तो इसको कहेंगे एक्सियल और यहाँ लगते हैं तो टर्मिनल। बाकी तो आप जानते ही हैं। इन्फ्लेटेड और कॉन्स्ट्रिक्ट पोड जो होती है, मटर जो आप सब ने देख रखा है, उसकी जो पोड होती है, इसके बाहर ऐसे ऐसे मतलब ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर है या नहीं है। अगर है तो उसे कॉन्स्ट्रिक्ट कहेंगे और ऐसे यूनिफॉर्म है तो उसे इन्फ्लेटेड कहेंगे। इन सब में जो पहले ट्रेट लिखा हुआ है वो डोमिनेंट है, बाद में जो ट्रेट लिखा हुआ वो रिसेसिव है। अब ये डोमिनेंट क्या होता है, रिसेसिव क्या होता है, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से समझेंगे। लेकिन जब मैं वहां आपको क्लियर कर दूं तब आप ये समझ लेना कि लेंथ में टॉल डोमिनेंट है और ड्राफ्ट रिसेसिव है। इन सब में जो पहले लिखा हुआ है वो डोमिनेंट, बाद में लिखा हुआ है जो रिसेसिव। अब एक क्वेश्चन उठता है कि पी प्लांट ही मेंडल ने क्यों सेलेक्ट किया। अपनी बुक में वैसे कारण तो नहीं है, लेकिन आपको पता करना चाहिए। एक तो देखो, मेंडल को पास में कोई बड़ी जगह थी नहीं, तो पी प्लांट छोटा होता है, आसानी से ग्रो करवाया जा सकता है। एक छोटे से एरिया में बहुत ज़्यादा नंबर में ग्रो करवाया जा सकता है। दूसरा, पी प्लांट का लाइफ साइकिल छोटा होता है, इससे कम टाइम में उसकी ज़्यादा से ज़्यादा जनरेशन स्टडी कर सकते हैं। मान लो एक ऑर्गेनिज्म है, उसकी लाइफ जो साइकिल है वो 10 ईयर्स की है, तो उसकी अपन एक दो जनरेशन स्टडी कर पाएंगे 10 ईयर में। लेकिन अगर मान लो वो 2 से 3 मंथ का है, तो एक साल में ही उसकी 4 से 5 जनरेशन स्टडी कर लेंगे। तो पी प्लांट की लाइफ साइकिल छोटी होती है, क्योंकि अपन हेरिडिटी के एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिसमें एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन की स्टडी करनी पड़ती है, तो शॉर्ट लाइफ साइकिल एक बेटर चॉइस है। इसके पास बहुत सारे कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर है, मतलब एक ही करेक्टर के दो अपोजिट वर्जन थे, और ये बहुत जरूरी होता है। क्यों होता है वो अपन नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। और इसमें क्रॉस पॉलिनेशन भी करवा सकते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन भी करवा सकते हैं। शायद आप जानते होंगे, एक फ्लावर में उसके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर दो होते हैं। एक उसका सेंटर में ऐसे फीमेल स्ट्रक्चर होता है, ऊपर स्टिग्मा, फिर स्टाइल, फिर ओवरी। और एक उसका मेल पोर्शन होता है जिसे अपन स्टेमन कहते हैं, जिसमें ऊपर की तरफ एंथर, नीचे फिलामेंट होते हैं। या एंथर से पॉलन ग्रेन यहाँ तक आने को कहते हैं पॉलिनेशन। अगर ये दोनों सेम प्लांट के हैं तो इसे कहेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। ये अलग अलग प्लांट के हैं तो इसे कहेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। अब पी प्लांट जो होता है वो, उसमें एक ही फ्लावर पे ये अपने फीमेल जो पोर्शन था जिसमें स्टिग्मा थी ऊपर, वो और एंथर दोनों होते हैं। तो यहाँ से यहाँ पॉलन जब जाएंगे तो इसको क्या कहेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन, क्योंकि इसमें दोनों है। लेकिन अगर अपन क्रॉस पॉलिनेशन कराना चाहें तो भी करवा सकते हैं। ठीक है, अपन क्या करेंगे, यहाँ से स्टेमन को कट कर देंगे और दूसरे फ्लावर की स्टिग्मा के ऊपर उसके पॉलन ग्रेन गिरा देंगे। तो पी प्लांट में क्रॉस और सेल्फ पॉलिनेशन दोनों करवाए जा सकते हैं। ये अपने एक्सपेरिमेंट जब अपन देखेंगे मेंडल के, तो उसकी नीड होगी, तो ये भी पॉसिबल है। इसलिए पी प्लांट को क्या किया गया था, सेलेक्ट किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो देखो ये जो टॉपिक दे रखा है, हाउ डू दीज ट्रेट गेट एक्सप्रेस, अपनी बुक में हेडिंग है। लेकिन इससे पहले मेंडल के एक्सपेरिमेंट और लॉ वगैरह है, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के वीडियो में ये एक और टॉपिक कर लेते हैं कि भाई ट्रेट जो होते हैं, करेक्टर जो होते हैं, वो आते कैसे हैं, कैसे एक्सप्रेस होते हैं, उसको समझते हैं। तो देखो, एक सेल जो होती है उसके सेंटर में होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसे कहते हैं क्रोमेटिन फाइबर। और जब सेल डिवाइड होने वाली होती है तो ये फाइबर जो होता है ये मतलब एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसे क्या कहते हैं, क्रोमोसोम। मतलब कंडेंस स्ट्रक्चर होता है जिसे क्रोमोसोम कहते हैं। अब ये क्रोमोसोम जो होता है इसके अंदर डीएनए होता है। क्या होता है, डीएनए। सपोज कर लेते हैं इस क्रोमोसोम के अंदर का डीएनए अपन खोल के ऐसे लंबा सा कर देते हैं, और इस डीएनए के पास उस ऑर्गेनिज्म की सारी इंफॉर्मेशन होती है कि कौन सा प्रोटीन बनाना है जो उस बॉडी में एंजाइम की तरह काम करेगा, कौन सा प्रोटीन बनाना है जो हार्मोन की तरह काम करेगा, कौन सा प्रोटीन बनाना है जो उसका स्ट्रक्चर बनाएगा। ये सारी इंफॉर्मेशन किसके पास होती है, डीएनए के पास। यही वजह है कि जब आप इस डीएनए को नेक्स्ट जनरेशन में कॉपी कर दें तो नेक्स्ट जनरेशन भी वैसा वैसा काम करेगी, ऑर्गेनिज्म वैसे ही बन जाता है। तो जब अपन कहते हैं कि करेक्टर को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो बेसिकली अपन डीएनए ट्रांसफर कर रहे हैं। अब ये डीएनए पे सारी इंफॉर्मेशन होती है, तो इस डीएनए का वो टुकड़ा जिसके पास एक प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन हो, उस टुकड़े को क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। तो सेगमेंट ऑफ डीएनए विच हैव इंफॉर्मेशन फॉर वन प्रोटीन, उसे अपन जीन कहते हैं।
तो अ सेक्शन या सेगमेंट ऑफ डीएनए विच हैव इंफॉर्मेशन ऑफ वन प्रोटीन उसे जीन कहते हैं। तो जीन समझ गए आप, जीन क्या होती है। और ये जीन किसके ऊपर होगी? क्रोमोसोम के ऊपर। क्यों? क्योंकि क्रोमोसोम में ही डीएनए होते हैं, ठीक है। अब ये जीन जो कि एक सेगमेंट ऑफ डीएनए, जब इसके काम करने की बारी आती है तो पहले ये एक चीज बनाता है जिसे mRNA कहते हैं, मैसेंजर आरएनए। अपनी बुक में ये लाइन नहीं दे रखी, सीधा दे रखा है प्रोटीन बनाता है, नॉलेज के लिए बता रहा हूं। और फिर वो mRNA क्या बनाता है? प्रोटीन बनाता है। तो जीन जो है बेसिकली क्या करती है? प्रोटीन बनाती है। अब ये प्रोटीन जो है उस ऑर्गेनिज्म का कोई स्ट्रक्चरल कंपोनेंट हो सकता है, कोई एंजाइम हो सकता है, कोई हार्मोन हो सकता है, और फंक्शन परफॉर्म होगा। और फंक्शन परफॉर्म होगा तो कैरेक्टर दिखाई देगा। तो बेसिकली जीन ने कंट्रोल कैसे किया? जीन ने एक प्रोटीन बनाई और वो प्रोटीन जो है काम कर रही है, और अपन कह रहे हैं कि ये कैरेक्टर किसने कंट्रोल किया? जीन ने कंट्रोल किया। तो ट्रेट कैसे एक्सप्रेस होते हैं? ट्रेट का जो इंफॉर्मेशन होती है वो जीन के अंदर होती है, और जीन प्रोटीन बनाकर उसे एक्सप्रेस करती है। इसे समझते हैं अपन। जैसे प्लांट की लेंथ एक कैरेक्टर है और उसके दो ट्रेट हो सकते हैं, टॉल और ड्राफ्ट। अब ये कैसे आएंगे इसको समझते हैं। तो ये प्लांट का ये जो कैरेक्टर है, लेंथ ऑफ प्लांट, ये भी कोई ना कोई जीन हैंडल करती होगी। अपन उसे लिखते हैं जीन ऑफ लेंथ। फिर पहले वो mRNA बनाएगी और फिर वो प्रोटीन बनाएगी। अब ये जीन कैसी है? इसके बेसिस पर ये जो प्रोटीन है बेसिकली इस केस में एक एंजाइम है, और जो क्या रेगुलेट करता है? ऑक्सीन हार्मोन का सिंथेसिस रेगुलेट करता है। और अपन ने प्रीवियस वीडियो में देखा है कि ऑक्सीन जो होता है वो प्लांट की ग्रोथ को रेगुलेट करता है, ठीक है। तो ये एंजाइम अगर ज्यादा अच्छे से काम करेगा तो ऑक्सीन ज्यादा बनेगा, और ज्यादा ऑक्सीन बनेगा तो प्लांट की ग्रोथ अच्छी होगी। अगर ये एंजाइम अच्छे से काम नहीं करेगा तो कम ऑक्सीजन बनेगा और प्लांट की ग्रोथ कम रह जाएगी। तो देखो, इस जीन ने प्रोटीन बनाया, उस प्रोटीन ने हार्मोन को कंट्रोल किया, और हार्मोन ने अपना फंक्शन किया, तो टॉल या ड्राफ्ट बनता है। और टॉल और ड्राफ्ट बनना क्या हो गया? ट्रेट हो गया। अपन ने कहा कि ये ट्रेट है, और अपन ने कहते हैं कि ट्रेट किसने कंट्रोल किया? जीन ने। तो जीन कैसे कंट्रोल करती है? प्रोटीन बनाकर कंट्रोल करती है। ये अपने इस टॉपिक में लिखना है कि हाउ ट्रेट गेट एक्सप्रेस। एक चीज अपन को एक चीज याद रखनी है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो दोनों ही ऑर्गेनिज्म अपनी अपनी तरफ से उस पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए एक जीन भेजेंगे। इसका क्या मतलब है कि ईच पी प्लांट, मतलब पी प्लांट की बात नहीं, हर प्लांट में या हर ऑर्गेनिज्म में ऐसा होगा, टू सेट ऑफ ऑल जीन। हर जीन के लिए कितने सेट होंगे? दो। एक पेरेंट से आएगा, मतलब एक फादर से आएगा, और एक मदर से आएगा। अब कौन सी जीन एक्सप्रेस होगी, किसका आउटपुट नेक्स्ट जनरेशन में दिखेगा, ये सब अपन को मेंडल के एक्सपेरिमेंट में करना है। तो आप ये अच्छे से नोट कर लीजिए। फिर अपन जब नेक्स्ट वीडियो करेंगे तो उसमें अपन मेंडल के इनहेरिटेंस के लॉ को स्टडी करेंगे, उसने कैसे एक्सपेरिमेंट किया था, ये सब समझेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप सब लोग खूब सारा हार्डवर्क कीजिए, खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।